जापान ने फैसला लिया है, उस फैसले के पीछे का क्या मतलब है? जरा गहराई में परत दर परत जाएं तो कुछ ऐसा ही काम हुआ था जापान के साथ आज से 2 साल पहले, जब टोयोटा की सारी गाड़ियों को लगभग वहां से पैकअप कर दिया। फिर जापान ने सरकार ने जो फैसला लिया वो ये लिया था कि अब हम यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है उसको फोकस नहीं करेंगे, हम साउथ ईस्ट एशिया में फोकस करेंगे, जब अमेरिका हमारे लिए मार्केट नहीं है। ये बाकायदा जापानीज सरकार ने कहा था। तो क्या उसके पीछे की वजह ये है जो आज हुआ है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जापान ने ग्राउंड कर दिया ड्रीमलाइनर के विमानों को। आप भी हमको फोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 012040107727। सबसे पहले आपको बता दें कि इस खास प्रोग्राम में हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं। आज होगा फैसला। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के सारे विमान ग्राउंडेड। आखिर क्या थी ग्राउंडेड करने की वजह? क्या ये जापान का यूएस को जवाब है? 1 साल पहले टोयोटा, अब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। जापान ने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान पर रोक लगा दी है। विमान में आई खराबी, इसकी वजह बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, आप खुद देखें इस रिपोर्ट में। जापान में बोइंग 787 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वजह बना ड्रीमलाइनर से धुआं निकलना। जापान के एयरलाइंस ऑफ निप्पॉन एयरवेज के पास अमेरिका की 17 ड्रीमलाइनर विमान हैं। इनमें से एक ने जापान के यागामुची एयरपोर्ट से उड़ान भरी। खबर आई कि ड्रीमलाइनर से धुआं निकलता दिख रहा है। बताया गया कि कॉकपिट और केबिन के अंदर से धुआं निकल रहा है। तुरंत ही ड्रीमलाइनर की इमरजेंसी लैंडिंग ताकामात्सु एयरपोर्ट पर कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के पहले फ्लाइट अटेंडेंट ने अनाउंसमेंट की। वो घबराई हुई थी। उसकी आवाज से हमें लग गया कि कोई बुरी खबर है। आनंद फानंद में विमान में सवार सारे पैसेंजर को सुरक्षा के लिहाज से उतार लिया गया। हमें इस असुविधा के लिए बेहद खेद है कि हमें विमान से सारे यात्रियों को उतारना पड़ा। सुरक्षा के सारे इंतजाम फौरन ही एयरपोर्ट पर कर दिए गए। ड्रीमलाइनर में आई इस गड़बड़ी के बाद जापान सरकार ने तुरंत सभी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की उड़ान रोकने का फैसला किया है। अब जापान सरकार बोइंग 787 के सारे विमानों की जांच करवाने में लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। जापान में एक मोटो होता है और वो ये मोटो होता है कि वो हल्की सी भी किसी भी चीज में खराबी बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी भी खराबी होगी तो पूरा का पूरा स्टॉक वापस कर लेंगे। क्या उसी का ये एक इंपल्स रिएक्शन कहा जाए या उसी का एक कैलकुलेटेड रिएक्शन है कि उन्होंने जितने भी ड्रीमलाइनर से सबको ग्राउंड कर दिया? और क्या इस सब से अब भारत को चिंता होनी चाहिए, क्योंकि 6 ड्रीमलाइनर हमारे पास भी। इस सब के पीछे क्या है? क्या ये भी एक वजह है कि जापान ने जो रिएक्शन दिया है उसके पीछे वो जो उसके साथ हुआ, टोयोटा के साथ हुआ, क्या वो एक वजह मानी जाए? कई सारे सवाल, इन सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सबसे पहले ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट टुटू धवन, जिनका जापानीज फर्म्स के साथ और जापान के लोगों के साथ अच्छा खासा इंटरेक्शन है। टुटू जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी। सिकंदर रिजवी साहब एविएशन एक्सपर्ट हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है मेरा आपसे, क्या ये माना जाए अभी इस वक्त जो जापान का रिएक्शन है वो एक पैनिक रिएक्शन है, वो एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को जवाब देना है कि भाई देखिए, अगर आप कर सकते तो हम भी कर सकते, या वाकई में उसकी जरूरत थी? क्या इतनी बड़ी गड़बड़ थी? रिजवी साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकता हूं मैं निशान जी, धन्यवाद जी। मेरा ये सवाल आप ही से है रिजवी साहब कि क्या जापान का जो रिएक्शन था ये एक जो टोयोटा के साथ हुआ उसका रिएक्शन है, या एक अमेरिका को बताना है कि भाई अगर आप हमारे साथ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, या फिर वाकई में ड्रीमलाइनर में इतनी गड़बड़ है कि उसको ऐसे ग्राउंड करना पड़ा? निशान जी, पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये इंसिडेंट हुआ है जापान ने ताकामात्सु एयरपोर्ट पे 40 मिनट बाद जो लैंडिंग करी है ड्रीमलाइनर की, एक सिस्टम होता है जहाज को उड़ाने का, एक इसकी एक प्रोसीजर होता है। और पायलट ने जो रिपोर्ट किया है आकर के, वो कहा है कि हमको बैटरी मल फंक्शन कर रही थी
और उसने ये एक्शन लिया और तकामात्सु एयरपोर्ट पे जहाज़ को उतार दिया। बैटरी मलफंक्शन जो है ये कोई इमरजेंसी नहीं, और जब वो जहाज़ लैंड हुआ है तो उसने इमरजेंसी शूट खुलवा दी। या तो फायर अलार्म होता है या क्रैश से पहले के हालात होते, तभी ऐसा होता है कि शूट खोली जाए और इमरजेंसी एवोकेशन किया जाए, पैसेंजर को फटाफट उतार दिया जाए। एक बैटरी की मल फंक्शन के ऊपर, और उसने ये भी रिपोर्ट किया है कि साहब वो बैटरी मल फंक्शन के ऊपर मुझे एक अजीब सी मुझको स्मेल लगी कॉकपिट के अंदर। देखिए बैटरी कॉकपिट के अंदर नहीं होती है, तो दो चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। बहुत से एविएशन एक्सपर्ट सुन भी रहे होंगे हमारी इस बात, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और ड्रीम लाइनर एक नया जहाज़ है, उनके पास जापान में 50 डिलीवर हो चुके फैक्ट्री के, जिसमें 24 तो जापान के अंदर एएनए के पास है और जापान एयरलाइंस के पास है। और एक मामूली सी बात के ऊपर जहाज़ को इन्होंने रिजवी साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने बताया हमें प्रोसीजर के अंदर आता नहीं, ये हमारे लिए अपने आप में एक बड़ी खबर है। रिजवी साहब जो बता रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की कि जो बैटरी मैल फंक्शन हुआ था वो इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिससे कि वजह से पूरी की पूरी फ्लीट जो है ड्रीम लाइनर की उसको ग्राउंड कर दिया जाए। यानी जापान ने एक छोटी सी चीज को लेकर इतना बड़ा तिल का ताड़ बनाया है, ये कहा जा सकता है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जो बैटरी मैल फंक्शन था वो इतनी बड़ी घटना नहीं थी जिससे कि पूरी की पूरी फ्लीट को वहां पर ग्राउंड कर दिया जाए। क्या आपको ये लगता है रिजवी साहब, क्या आपको ये लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये जापान का एक कैलकुलेटेड रिएक्शन था जो उनके साथ सलूक किया गया जब उन्होंने टेक ओवर कर लिया था पूरा वहां पे जो ऑटोमोबाइल मार्केट है उसको अमेरिका में? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका ये रिएक्शन हो भी सकता, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी एक फ्लाइंग मशीन बनती हो, चाहे वो ड्रीम लाइनर 787 हो, चाहे वो बोइंग हो या छोटे कोई प्राइवेट जेट हो, देखिए ये इतने टेस्ट से गुजरते हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर आते हैं, उनके इतने चेक्स होते हैं। और मैं समझता हूँ जापान में सब ट्रेन पायलट्स हैं, ऐसा नहीं है, ये कैलकुलेटिव उनका मूव था। कैप्टन ने बड़ी रिजवी साहब की बड़ी खबर आपको बता दें, सिकंदर रिजवी साहब कह रहे हैं कि जापान का ये कैलकुलेटेड मूव था। हो सकता है जापान ने बदला लेने की भावना से एक कदम उठाया हो सकता है जापान ने एक काम बदला लेने की भावना से उठाया हो। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने, जरा ध्यान से देखें। एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, अपनी फुल फ्रेम स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से आज एकाएक ग्राउंड कर दी जाती है इन फ्लाइट्स को। ये जरा ध्यान से देखें, ये एकाएक वहां पर एक पैनिक स्ट्रक, और जब आप देख रहे हैं तो वहां पे सारे कैमराज ऑन है। अगर ड्रीम लाइनर इस विमान की बात की जाए जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट से कम नहीं है बोइंग के लिए, उसको लेकर ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा था, एक बहुत बड़ा हिट था। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, रिजवी साहब ने साफ कह दिया है कि एक छोटी सी घटना थी जिसका तिल का ताड़ बनाया गया, और जापान ने जो किया है उसके पीछे ऐसे संकेत हैं कि ये बदले की भावना से लिया गया कदम हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेकिन सवाल ये खड़ा है कि आखिर जापान ने ऐसा किया तो क्यों किया। ऋषि साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि हम जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, जो जापान ने लिया है कदम, क्या इससे हमको भी चिंता करनी चाहिए? क्या भारत को भी ये चिंता होनी चाहिए? नहीं, चिंता की जरूरत वैसे नहीं, मैं बता दूं आपसे। हमारे पास ड्रीम लाइनर आ गए हैं और डीजीसी ने उनको क्लियर कर दिया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन साहब ने, जो हमारे हैं, उन्होंने उसको क्लियर कर दिया कि हमारे क्या ऐसी कोई न शिकायत आई है जी, और न आने वाली है, और बहुत अच्छा जहाज है जी। और एक मैं चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा, ये जो रिएक्शन की बात आ रही है कि जापान ने इसको जो किया है, ये बिल्कुल आपने सच अभी थोड़ी देर पहले निशान जी बताया था कि वो 2 साल पहले जो घटना हुई थी टोयोटा कंपनी के साथ, जी, वो 25 लाख गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई थी, और लेकिन इस 2 दिन के अंदर 2 दिन तक के 2.5% स्टॉक गिर गया है आपका बोइंग का। आप जो बता रहे हैं मैं जरा इसको आगे लेके जाऊंगा। आपने जो खबर बताई अभी, स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ है 2.5%। एब्सोल्युटली टुटू जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। करीब 1 साल पहले जापान की सबसे बड़ी कंपनी टोयोटा की कारों पर अमेरिका ने रोक लगाई थी। उस रोक से टोयोटा को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रीम लाइनर की उड़ान पर रोक लगाकर जापान ने अमेरिका को कुछ संदेश देने की कोशिश की हो? क्या जापान ने अमेरिका को कोई मैसेज दिया है? बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में आई खराबी को वजह बताकर जापान ने इन विमानों की उड़ान पर रोक लगा दिया है। करीब 1 साल पहले अमेरिका ने जापान की टोयोटा कंपनी की कारों में खराबी बताकर उन पर रोक लगा दी थी। बताया गया था कि टोयोटा की उन कारों की स्पीड अचानक ही बढ़ जाती है, जिस
जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट हुए। कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। टोयोटा की कारों में आई उस खराबी के बाद जापानी कंपनी ने अपनी 74.25 लाख गाड़ियों को रिकॉल किया था। इसके बाद टोयोटा कंपनी को करीब $7 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा था। इस पूरे वाकये के बाद जापान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। जापान की टोयोटा कंपनी को करीब 53,50,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जब अमेरिका की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में खराबी बताकर इन विमानों की उड़ान पर जापान ने रोक लगा दी है। इससे अमेरिका को भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। ये नुकसान करीब 41,043 करोड़ का हो सकता है। तो क्या अब जापान ने अमेरिका को कुछ संदेश देने की कोशिश की है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। मुझे अच्छी तरीके से याद है वो इंस्टेंस जब मिस्टर टोयोटा जो है, जो कि टोयोटा के मालिक है, टोयोटा कंपनी के, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं अमेरिका की किसी भी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। और उसके कुछ ही दिनों के बाद फैसला किया जापान की टोयोटा कंपनी ने कि अब हमारा जो प्रोडक्शन बेस है, हम अमेरिका और यूरोप से उसका फोकस हटा के वापस उसको फोकस करेंगे साउथ ईस्ट एशिया और एशिया में। और उसी का यह नतीजा है कि आपके पास हिंदुस्तान में बाकायदा उन्होंने किर्लोस्कर के साथ मिलकर एक बहुत खूबसूरत कार डिजाइन की। एक बार इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो, आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करते हैं और बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, मैं शिवलाल बोल रहा हूँ बीकानेर से। जी जी, हेलो जी, बताएं। जी सर, वो क्या है कि वो पहले आप बता रहे थे ना, आपसे पहले मैंने बताया था कि वो आप जापान की वो टोयोटा था ना जी, उसको जैसे मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। टुट्टू धवन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या अभी तक जो आपका जापानीज लोगों से इंटरेक्शन रहा है, आपको लगता नहीं है कि इस सब के पीछे एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स था? दे हैव इनफ मनी एंड दे कैन पुल यू डाउन। जापान ने बता दिया। देखिए, जापानीज जो फिलॉसफी है ऑफ परफेक्शनलिज्म वो बहुत डीप रूटेड है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो दे हैव बीन सक्सेसफुल। आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद व्हाट दे वर और अब इस वक्त कहाँ पे हैं, दे आर अमंग द लीडर्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो मैं नहीं समझूंगा कि कोई उन्होंने गलत चीज़ की कि एक छोटे से नुक्स के साथ उन्होंने दे वांट टू बी एब्सोल्यूट परफेक्शनिस्ट। बाकी यस, इट इज़ अ कैलकुलेटेड मूव जो उनके साथ हुआ। इट्स अ टिट फॉर टैट रिलेशनशिप एंड व्हाई नॉट, आई मीन जो वो सफ़र कर सकते हैं तो व्हाई कांट दे मेक अदर सफर आल्सो। बट जापानीज पेशेंटली वेटेड, ये कहा जा सकता है। इत्मीनान से उन्होंने इंतजार किया। रिजवी साहब हमारे साथ हैं लखनऊ से। रिजवी साहब से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूव का ओवरऑल मार्केट पर क्या